जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2030 से भारत और रशिया फिर से शुरू कर सकते हैं FGFA प्रोग्राम। भारत में होगा न्यूक्लियर फ्यूल का प्रोडक्शन। पाकिस्तान के एयर स्पेस के पास भारतीय वायुसेना कंडक्ट करेगी एरियल एक्सरसाइज। चाइनीज फाइटर ने जैपनीज एयरक्राफ्ट को किया रडार लॉक। और चीन के साथ लगे बॉर्डर एरियाज पर आर्मी ने डिप्लॉय करी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आज 7 दिसंबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने BRO के रणनीतिक रूप से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत को समर्पित किए हैं। और ये जो परियोजनाएं हैं ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरीज से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, तो इन 7 राज्यों तक फैली है, जिसमें 28 रोड्स, 93 ब्रिजेस और 4 अदर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिन्हें 5000 करोड़ रुपीस की लागत पर कंप्लीट किया गया है। और ये जो परियोजनाएं हैं ये भारत के बॉर्डर एरियाज के पास जो दूर दराज के गांव हैं और जो फॉरवर्ड मिलिट्री लोकेशंस हैं, तो वहां तक कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण तरीके से इंप्रूव करेगी। और इनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना है शोक टनल पर बनाई गई दरबुक शोक दौलत बैग ओल्डी वाली रोड, जिसे दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट और मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन में बनाया जा रहा है और जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक एरियाज पर एक बेहद ही रिलायबल ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। और 920 मीटर्स की कर्टन कवर टनल हार्श विंटर कंडीशंस के दौरान भी हमारी सिक्योरिटी, मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी, जो कि चीन के साथ लगे महत्वपूर्ण बॉर्डर्स पर हमारे ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को भी तेज करेगी। और जिस तरह से BRO ने भारत के बॉर्डर एरियाज पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो BRO की एक विशेष सराहना करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से BRO ने देश के सीमावर्ती इलाकों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ा है, तो वो अभूतपूर्व है। और लगभग हर बार निर्धारित समय से भी पहले जिस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देश को समर्पित करते हैं, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाकर BRO देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। और बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा जरूरी है, तो वो हमें 1962 के वॉर में अच्छी तरह से समझ में आई थी। भारतीय वायुसेना 10 और 11 दिसंबर को अरेबियन सी में एक स्पेशल एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। और ये जो एक्सरसाइज है ये कराची से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर कंडक्ट की जा रही है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और जबकि पाकिस्तान कंट्रोल एयर स्पेस से केवल 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर कंडक्ट हो रही है। और इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है अरेबियन सी के ऊपर ऑपरेशन रेडीनेस को इन्हेंस करना और अपनी एरियल कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करना। और इसलिए इसमें अलग अलग कॉम्बैट और रिकॉनेसेंस कंडीशंस में टैक्टिकल ड्रिल्स को सिमुलेट किया जाएगा। इसके अलावा टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ओमान से 20+ जैगवार फाइटर बॉम्बर्स को प्राप्त करने के लिए तैयार है। और जो जैगवार बॉम्बर्स ओमान से लिए जा रहे हैं वो एक्चुअल में भारतीय वायुसेना स्पेयर्स के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की सर्विस में जैगवार फाइटर्स की 6 स्क्वाड्रन्स हैं, जो कि आने वाले कुछ और वर्षों तक बनी रहेगी। और बाकी अगर आपको भारतीय वायुसेना के जैगवार फाइटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इंडियन पार्टनर्स के साथ जो रशिया है वो न्यूक्लियर फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में ही करने के लिए डिस्कशन कर रहा है, जिसमें उनका कहना था कि हमारा गोल डिपेंडेंस क्रिएट करना नहीं है, बल्कि जितना संभव हो सके तो उतना प्रोडक्शन भारत में करना है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल का प्रोडक्शन भी शामिल है। और ये जो कोलैबोरेशन है निकट भविष्य में भारत को स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को फुल कैपेसिटी में विकसित करने की क्षमता देगा। जबकि इसके अलावा रशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का कहना है कि भारत और रशिया अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं। और ये भारत और रशिया के बीच कॉपरेशन का एक नया क्षेत्र है। और एक जानकारी सामने आई है भारत और रशिया के FGFA प्रोग्राम को लेकर, जिससे भारत ने पहले विड्रॉ कर लिया था और जिसमें भारत को लॉस भी हुआ था। लेकिन अब फिर से रशियन ऑफिशियल की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि 2030 तक भारत और रशिया संयुक्त रूप से 5th जनरेशन फाइटर्स को विकसित करने वाले प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी दोनों देशों के बीच कॉपरेशन का एक नया क्षेत्र बनेगा। बाकी सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स का लाइसेंस प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना और उसे मॉडर्नाइज करना, तो ये भी भारत और रशिया के कॉपरेशन के नए क्षेत्रों में शामिल है। चीन और जापान के बीच एक नया तरह का तनाव देखने को मिला है। हुआ यह कि 6 दिसंबर 2025 को चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग से चाइनीज नेवी के J-15 फाइटर जेट्स को लॉन्च किया गया था। और उन फाइटर्स ने ओकिनावा आइलैंड्स के पास ऑपरेट कर रहे जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स एयर सर्विस के एयरक्राफ्ट पर फायर कंट्रोल रडार को लॉक किया था। और जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर ये 2 बार हुआ है।
और इस घटना को खतरनाक बताते हुए जापान ने इसका विरोध किया है और इस इंसिडेंट को लेकर चीन के सामने ऑफिशियली प्रोटेस्ट भी दर्ज किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अक्सर इस तरह के मिलिट्री एरियल एनकाउंटर्स में किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर कंट्रोल रडार को लॉक करना एक थ्रेटनिंग एक्ट माना जाता है, क्योंकि जब वो रडार एयरक्राफ्ट को लॉक करती है तो उससे लॉकिंग एयरक्राफ्ट को सिग्नल जाता है कि जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो उसको एक टारगेट के तौर पर इंगेज करने के लिए तैयार है। और मान लीजिए केवल लॉक ही कराए वेपन फायर नहीं किया गया तो इसके बावजूद भी जो रडार लॉक है वो टारगेटेड एयरक्राफ्ट को खुद को बचाने वाले एक्शंस करने के लिए मजबूर करता है, और जिससे मिस कैलकुलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन या एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे एक महत्वपूर्ण एस्केलेशन भी हो सकता है। और इसी वजह से जापान ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और जापान ने इस बात को लेकर वार्न भी किया कि इस तरह के अनसेफ और उकसाने वाले एक्शंस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। और इस घटना को कई वर्षों में चीन और जापान के बीच हुए वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनकाउंटर्स के तौर पर देखा जा रहा है। और ये घटना ये भी दर्शाती है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो शांति है वो कितनी नाजुक बनी हुई है, जो केवल एक ट्रेनिंग शॉटी से शुरू होकर किसी भी समय एक स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट में भी बदल सकती है। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के मामले में भारतीय सेना ने एक और महत्वपूर्ण कारनामा करके दिखाया है, जिसमें आर्मी की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम और उसके आसपास के फॉरवर्ड एरियाज पर ऑन साइट 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया है। और ये जो कैपेबिलिटी है इसे प्रोजेक्ट प्रबल के तहत IIT हैदराबाद के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किया गया है। और इसमें स्वदेशी तौर पर एक रोबोटिक 3D कॉन्क्रीट प्रिंटर बनाया गया है और जिसे हाई मोबिलिटी के लिए व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर में रोबोटिक आर्म, एक सर्कुलर मिक्सर, पिस्टन पंप और एक ऑन बोर्ड जनरेटर भी है, ताकि इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सके। और इसे विशेष रूप से फॉरवर्ड एरिया ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस प्रिंटर की मदद से जो भारत के फॉरवर्ड एरियाज हैं तो वहाँ पे बंकर्स, सेंट्री पोस्ट और जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको बहुत तेज़ी से बनाया जा सकता है। और इस प्रिंटर के द्वारा जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं तो उन पर लाइव बैलिस्टिक ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए, जो कि रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियोज में उन स्ट्रक्चर्स की मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्टिव परफॉर्मेंस को कंफर्म करती है। और निश्चित रूप से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सफलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि कुछ ओपन सोर्स हैंडल्स ने कुछ ऐसी पिक्चर्स शेयर करी हैं जो कि पाकिस्तान के किसी अननोन लोकेशन से हैं। और इस पिक्चर में आप सेंटर में अयोध्या का श्री राम मंदिर देख सकते हैं, और जो कि एक टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें आर्चरी की प्रैक्टिस की जा रही है। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स के मुताबिक ये प्रैक्टिस संभावित रूप से सुअरों के संगठन जैश के सुअर कर रहे हैं। और इसी तरह के जो विजुअल्स है वो सोशल मीडिया पर जैश के और भी कई सारे एफिलिएटेड अकाउंट्स ने शेयर करी है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए स्क्वाड्रन लीडर जीवा सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 के वॉर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर वेत्रीनाथन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत का आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी है, तो आपके लिए आज का प्रश्न भी यही है कि हम आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इसका महत्व क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।